बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमेरा यूनुस एक और न्यू लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम हिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको पता है थोड़ा सा जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हम जैसे कि 6 में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, खिलजी, गोरी इस तरह के पीरियड पढ़े थे। जब 7th की बात आई तो हम लोगों ने वहाँ पे मुग़ल इरा को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। और जब चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने मुग़ल इरा जब डिक्लाइन हुआ तो एक न्यू अराइवल ब्रिटिशर का जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ उसको डिस्कस करना शुरू किया। ये चैप्टर जो आपकी बुक है ये बेसिकली जो ब्रिटिशर टाइम पीरियड यहाँ पे गुजरा और मूवमेंट्स जो भी हुई फॉर द पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान हासिल करने के लिए या जो भी ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए किसी भी जो भी मूवमेंट्स हुई हैं और जो भी इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुए हैं वो इस बुक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट, कैसे ब्रिटिशर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि कैसे ब्रिटिशर यहाँ पे आए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का डिसोल्यूशन हुआ तो अराइवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एक्ट जो थे ब्रिटिशर के उनके बारे में पढ़ा। आज का जो चैप्टर है उसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ चीज़ें तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो है वो इन डिटेल हमने डिस्कस करना है कि 1857 की वार हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 1857 की वार जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये बात मैं आपको बताई थी कि वार हुई थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको जंगे आज़ादी बोला जाता है। ये किसके बीच हुई थी? ये एक साइड पे थे इंडियंस और दूसरी साइड पे थे ब्रिटिशर, ठीक है। इंडियंस में कौन कौन थे? इंडियंस में आपके मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे और सिख भी थे, और भी कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रहने वाली थी, लेकिन मेजर ये 3 कम्युनिटीज़ थी जो वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे, ठीक है। ये 3 जो हैं इन मेजर जो थी वहाँ पे नेशंस थी जिन्होंने किसका मुकाबला किया था? ब्रिटिशर का किया था। और फिर फाइनली इन लोगों को जो है उस वार में नाकामी का सामना करना पड़ा। और जो वार 1 की वो किसने की? वो ब्रिटिशर ने की, ठीक है। तो अब ये है कि एक साइड पे आपके ब्रिटिश थे, दूसरी साइड पे आपके मुस्लिम, हिंदू एंड सिख थे। तो उसमें इनके बीच वार हुई थी और वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुई थी, जिसमें जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे और हिंदू, मुस्लिम्स और सिख जो थे वहाँ के जो नेटिव थे उनको जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब जो बात मैं इधर आपको बताने जा रही हूँ वो ये, जो हमने बेसिकली ये टॉपिक जो हमारा है, जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, हमारे चैप्टर का टाइटल है, उसमें तो हम सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, मतलब इसमें हम सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी में पहले भी थोड़ी बहुत आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, पर इधर उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो मुसलमानों की एक बहुत वास्ट कंडीशन हो गई थी, उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। और सेकंड अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि मुसलमानों को एजुकेशन के हवाले से जो है पहले अलीगढ़ स्कूल, फिर देन कॉलेज और आफ्टर सम टाइम वो यूनिवर्सिटी की सूरत, मतलब यूनिवर्सिटी के जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा उसे दिया गया। तो उसने मुसलमानों की किस तरह से मुसलमानों को सर्विसेज मिली, उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि बेसिकली कंडीशन ऐसी क्या हुई थी कि सर सैयद अहमद खान को उठना पड़ा और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट जो थे उनके लिए जो है अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देना पड़ी। ठीक है, द कंडीशन ऑफ मुस्लिम आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स, कि 1857 की जंग आज़ादी जो कि 1857 में जंग आज़ादी जो कि 1857 में हुई, उसमें इंडियंस जो कि नेटिव थे उसमें सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो उसमें ऐसी क्या कंडीशन, ऐसे क्या हालात मुसलमानों के लिए पैदा हुए कि जिसकी वजह से जो है मुसलमानों की जो कंडीशन थी वो मुसलमानों को जो है उनके राइट्स क्यों नहीं दिए गए, ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके बीच हुई थी? नेटिव पीपल्स के बीच में और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें ब्रिटिशर जो थे वो जीत गए थे और जो यहाँ के नेटिव थे वो हार गए थे। अब नेटिव में कौन कौन है? नेटिव में हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और सिख भी हैं। ठीक है, लेकिन इस जंग के बाद ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, वो किसको करना पड़ी? वो मुसलमानों को करना पड़ी। वो क्यों करना पड़ी वो चीज़ मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। वो इसलिए कि जैसे ही 1857 की वार जो है वो ख़त्म हुई और ब्रिटिशर जीत गए और ब्रिटिशर जब गवर्नमेंट में आ गए तो हिंदू जो कम्युनिटी थी उन्होंने किसी, आपको पता है कॉन्स्पायरेसीज में तो हिंदू वैसे ही, हिंदू कम्युनिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो उन्होंने कंस्पायरेसीज करके ब्रिटिशर को कहा कि हम लोगों को बाय फोर्स जो है वो शामिल किया गया जंग में, अदरवाइज़ हम लोग जो है आपके ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ना चाहते थे और हम आप लोगों की हुकूमत को एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह से उन्होंने कंस्पायरेसीज करके कुछ करके वो ब्रिटिशर के साथ क्या हो गए, मिल गए। और जो ब्रिटिशर चेंजिंग कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल वो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने चेंज की, या एजुकेशन के लिए वो रिफॉर्म्स कर रहे थे, किसी भी किस्म की कोई रिफॉर्म्स कर रहे थे, तो हिंदू उनको बड़ी खुशदिली से एक्सेप्ट कर रहे थे। अब मुस्लिम जो थे वो चूँकि ये चीज़ें उनके कल्चर से जो है वो कनेक्टेड थी, तो मुस्लिम्स को ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। वो काफ़ी टाइम लगने की वजह से हिंदू कम्युनिटी जो है वो काफ़ी आगे चली जा चुकी थी और मुस्लिम जो हैं वो काफ़ी पीछे रहे। फिर फाइनली जो है वो सैयद अहमद खान ने जो है वो मुसलमानों को अवेयर किया कि किस तरह से वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मुस्लिम आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पेज नंबर 13 है बेटा आप लोगों का, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें द कंडीशन ऑफ मुस्लिम आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो कह रहा है कि मुस्लिम, हिंदू एंड सिख participated in the war of independence but succeeded in realizing the British that they were loyal and friends। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुई थी उसमें जो इंडियंस थी वो तमाम कम्युनिटीज़ थी और उसमें जब वार ब्रिटिशर जीत गए तो हिंदू ने उनको ये यकीन दिलाया कि वो उनके वफ़ादार हैं और वो उनके साथ जो है उनकी हुकूमत को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर और हिंदू के जो रिलेशनशिप हैं वो आपस में अच्छे हो गए। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड मुस्लिम वाज लेबल्ड एज रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश, जबकि मुसलमानों को बागी करार दिया गया। अब द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्ट्रगलिंग टू डैमेज मुस्लिम सो डैट दे कुड नॉट रिवाइव देयर स्टेटस। अब ये था, एक तो बात ये थी कि जो ब्रिटिशर थे उन्होंने हुकूमत किससे ली थी? उन्होंने हुकूमत मुस्लिम से छीनी थी। तो वो हर तरह से मुसलमानों को जो है वो डिप्राइव करना चाह रहे थे, हर तरह से उनको सप्रेस्ड करना चाह रहे थे, हर तरह से उनको दबाना चाह रहे थे कि कोई ऐसी मतलब सूरत ना सामने आ जाए कि मुसलमान दोबारा से जो है वो उठ खड़े हों और मुसलमान अपना जो इनका स्टेटस जो है वो कम्प्लीटली जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आगे है the native people were defeated the war of independence due to their disunity and superior अच्छा, वो कहता है कि रीज़न क्या हुई, what is the causes behind the
फेलियर ऑफ वार 1857, कि क्या ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से नेटिव पीपल जो कि हिंदू, मुस्लिम और सिख थे, जो कि ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, तो ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से यहाँ वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंडियंस को हारना पड़ी और ब्रिटिशर जो है वो ये वार जीत गए। तो वो बेसिकली ये था कि जो ब्रिटिश थे उनके पास एक तो जो यहाँ के नेटिव इंडियन थे वो उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, डिसयूनिटी थे, वो यूनिटी नहीं थी, यूनिटी इत्तेहाद नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, उनके पास जो है वो साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है साइंटिफिक नॉलेज जो कि उस हवाले से था, लाइक वो कहते हैं कि मॉडर्न नॉलेज ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, जिस तरह से ब्रिटिशर के पास जो टेक्नोलॉजी थी, ब्रिटिशर के पास जो उस टाइम नॉलेज था वो उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उनको ये है जंग में नाकामी का सामना करना पड़ा। आफ्टर द वार द ब्रिटिश वर रिवेंजफुल अगेंस्ट द नेटिव। अच्छा, जब जंग ख़त्म हुई तो ब्रिटिशर का एक उनके साथ जो है बर्ताव जो यहाँ के नेटिव हैं वो अच्छा नहीं था, रिवेंजफुल था वो, ठीक है, वो उनसे बदला लेने वाला उनके साथ एटीट्यूड था। दे डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल किंग एज रेबल। उन्होंने लास्ट जो मुगल हमारा बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उनको उसको बागी करार दिया और उसको फिर क्या कर दिया, कैद में, रगून में एक जेल थी उसमें बंद कर दिया और फाइनली जेल के अंदर ही उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। इन दिस वे मुगल एम्पायर केम टू एंड। इस तरह से मुगल एम्पायर जो मुस्लिम रूल था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, ख़त्म हो गया। The fact the British had destroyed the Muslim had brought the major portion of Indian under the control, yet they were afraid of the Muslim। अब ब्रिटिशर ने चूँकि मुस्लिम से जो है हुकूमत ली थी तो एक खौफ उनका अंदर था मुसलमानों के बारे में, क्योंकि मुसलमानों ने 1000 साल तक यहाँ पे हुकूमत की थी और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त टाइम पीरियड सब कॉन्टिनेंट के अंदर गुजारा था। तो ब्रिटिशर ने जब मुस्लिम्स के से जो है वो हुकूमत छीनी थी तो उनको एक डर था, खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ब्रिटिशर जो है वो हमसे मुस्लिम जो है वो दोबारा से हमसे हुकूमत ना लें। इस तरह से वो पूरी तरह से क्या करना चाहते थे, उसको मुस्लिम्स को जो है वो उनकी जो भी उनको सप्रेस्ड करना चाहते थे, उनको ख़त्म करना चाहते थे। आगे है दे कंसिडर मुस्लिम एज द permanent threat to the government, therefore they try to spoil the Muslim position in the field of education, social, economic। अच्छा, वो मुसलमानों को ना सिर्फ किसी एक सेक्टर में मुसलमानों को डिप्राइव करना चाहते थे, बल्कि जितने भी थे सोशली मुसलमानों को भी वो डिप्राइव करना चाहते थे, रिलीजियस भी उन्होंने डिप्राइव किया, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी डिप्राइव किया, उन्होंने जॉब्स नहीं दी। तो ये था। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे मेजर मुस्लिम्स मेजर डिपार्टमेंट हैं जिसमें मुसलमानों को जो है वो डिप्राइव किया, ब्रिटिशर ने उनको सप्रेस्ड किया और उसमें मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। सबसे पहले है नो गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द मुस्लिम्स। अब जब गवर्नमेंट जॉब्स, सिविल जॉब्स अनाउंस होती थी, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है मुस्लिम्स एजुकेशंस में कुछ रिफॉर्म्स लाई थी, तो मुसलमान जो है उन रिफॉर्म्स को अभी फुली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हिंदू ने उनको फुली एक्सेप्ट कर लिया जल्दी से और हिंदू जो है अपने एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ते गए, जबकि मुसलमान इस फील्ड में काफ़ी पीछे रह गए। अब जब वो जॉब सिविल, पहले तो बात यह है कि जब वार ऑफ 1857 हुई तो मुसलमान जो कि आला ओहदों पर मुकर्रर हुए थे, उन मुस्लिम्स को उन्होंने क्या किया कि वहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, उनको उन जो भी उनकी जॉब्स थी वो उनकी जॉब्स उनकी ख़त्म कर दी। अब जब न्यू सिविल सर्विसेज आती थी तो वो क्या करते थे, उन न्यू सिविल सर्विसेज में वो ये करते होते थे कि वो सख्त किस्म की जो है वो कंडीशंस जो है वो लगा देते थे। उन सख्त कंडीशन की वजह से मुस्लिम जो है कोई ना कोई ऐसी कंडीशन उन जॉब्स के ऊपर वो अप्लाई कर देते थे कि मुसलमान जो है वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे जॉब के लिए। तो इस तरह से मुसलमानों को जो है वो सिविल सर्विसेज से जो है वो महरूम कर दिया गया। इसके बाद है एजेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड।
अच्छा, इजेक्टमेंट का मतलब होता है उनको निकाल दिया, उनसे छीन ली। मुस्लिम्स के अब दूसरी जॉब्स, सिविल सर्विसेज का मैंने आपको बता दिया कि जब सिविल सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट आती थी, जब उसकी इश्तिहार आता था अखबार के ऊपर, तो उस टाइम क्या होता था कि वो ऐसी कंडीशन लगा लेते थे कि मुस्लिम्स अप्लाई नहीं कर सकते थे, और उससे पहले जो मुसलमान आला उर्दू पे मुकर्रर हुए थे उनको उनके उर्दू से हटा दिया गया था। तो इस तरह से मुसलमानों को जो है उस तरह डिप्राइव किया। मतलब ना सिर्फ ब्रिटिशर ने मुसलमानों को बुरी तरह से जॉब्स में से निकाला, बल्कि ब्रिटिशर और हिंदू दोनों कम्युनिटीज़ ने मिल के कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें वो मुसलमानों को जो है वो कमज़ोर ना किया जाए, उनकी पोजीशन को जो है वो कमज़ोर, उनके स्टेटस को जो है वो कमज़ोर ना किया जाए। उसके बाद है इजेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अब सेकंड बात है बिसाइड गवर्नमेंटल, अब गवर्नमेंट जॉब्स के बाद मुसलमानों के पास सेकंड जो चीज़ बची थी वो एग्रीकल्चर। मुसलमानों की एक बहुत मेजर मतलब पॉपुलेशन में से जितने मुसलमान थे उनमें से मैक्सिमम मुस्लिम जो थे वो एग्रीकल्चर फील्ड से जो है वो रिलेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि उन्होंने मुसलमानों को जो है वो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली थी, और फिर उन्होंने उन ज़मीनों जब छीनी तो ना सिर्फ उन ज़मीनों से लैंड लॉर्ड्स, उस टाइम के मुस्लिम लैंड लॉर्ड जो है उनको इफ़ेक्ट हुआ, बल्कि उनके साथ जो बाकी उनके वर्कर थे वो भी काफ़ी बुरी तरह से डिप्राइव हुए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लैंड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, बल्कि पहले जो टैक्सेस माफ़ हुए थे वो टैक्सेस भी दोबारा से जो है उन्होंने इम्पोज कर दिए, और इस तरह से मुसलमान जो है इकोनॉमिकली बुरी तरह से जो है वो डिप्राइव हुए। फिर है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब मुसलमान एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये था कि मुस्लिम एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वर आल्सो मेल्टेड। अब मुसलमानों के जो अपने मदारिस वगैरह थे, जो मुसलमानों के अपने जो इदारे थे, उनको उनके साथ तो बहुत ही बुरा सलूक किया गया। उनके साथ ये कि पहले ये होता था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जो के से जो रकम इकट्ठी होती थी वो वहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन के लिए ही जो है वो खर्च होती थी, लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने क्या कर दिया कि वो जितनी भी मनी होती थी वो ब्रिटिशर ले लेते थे और वो दूसरी जगहों पे जो है वो लगा देते होते थे, और इस तरह से मुसलमानों की जो अपनी रिलीजियस एजुकेशन है वो बुरी तरह से जो है वो मुतासिर हुई थी। इस तरह से मोस्ट ऑफ द मुस्लिम इंस्टीट्यूशन वर क्लोज। इस तरह से मुसलमानों के बहुत सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जो है, बहुत से मदारिस जो है वो बंद हो गए थे। मुस्लिम हू वर एजुकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग मुस्लिम इंस्टीट्यूट कुड नॉट गेट एनी जॉब। अगर कोई मुसलमान जो है किसी मदारिस वगैरह में जो दूसरे मदारिस में एजुकेशन हासिल करते होते थे तो उनको बाद में किसी किस्म की कोई जॉब जो है वो ब्रिटिश इंडिया में नहीं मिलती थी। ठीक है, इसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब उन्होंने एक तो ये किया कि मुसलमानों को किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दी, हर तरह की जॉब से उनको बाहर निकाल दिया। फिर सेकंड है कि इजेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम एंड एग्रीकल्चर, मुसलमानों से जो है उनकी तमाम लैंड छीन ली थी। तीसरा ये है कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिप्राइव किया। और फोर्थ पर्सपेक्टिव ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन को रिप्लेस करके जो है वो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज जो है वो इम्पोज कर जो वहाँ पे लागू कर दी थी, वो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज जो है उसको कर दिया था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। हिंदू डिड नॉट अपोज इट एंड एक्सेप्ट इट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, बट मुस्लिम वर शॉक्ड बाय द चेंज बिकॉज इट वॉज मेंट नॉट ओनली द चेंज ऑफ लैंग्वेज, ना सिर्फ इससे मुसलमानों की ज़बान चेंज हुई थी बट द चेंज ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अच्छा, मुस्लिम चिल्ड्रन वर नॉट रेडी टू गेट एजुकेशन इन इंग्लिश। मुसलमान जो बच्चे थे वो इंग्लिश में एजुकेशन हासिल करने के लिए तैयार नहीं थे। दे रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन। ऑन द अदर हैंड हिंदूज इस्टेब्लिश सुपीरियर ओवर मुस्लिम इन एजुकेशनल फील्ड बाय लर्निंग इंग्लिश। सो द फील्ड ऑफ जुडिशरी मेडिसन, अब जो जुडिशरी की फील्ड थी, मेडिसन की फील्ड थी, इंजीनियरिंग की फील्ड थी, और जितनी भी बड़ी बड़ी फील्ड थी उनमें कम्प्लीटली हिंदू का राज हो गया और मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा
पीछे रह गए थे, क्योंकि मुस्लिम्स अभी तक इस कश्मकश में थे कि हम इंग्लिश में एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि बहुत सारे फतवे ऐसे दे दिए गए थे कि अगर जो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो जो है वो मुस्लिम नहीं रहेंगे, वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिए गए थे। और इस तरह के और बहुत सारे स्ट्रिक्ट किस्म के फतवे दिए, जिससे मुसलमान बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में थे कि आया हमें इंग्लिश में एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। इवन के साइंस के एजुकेशन के ऊपर भी फतवे दिए गए थे। तो जो मुस्लिम बच्चे थे वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या डिसीजन करे। उधर मौलवी हजरात जो थे वो ये कह रहे थे कि अगर मॉडर्न साइंसेज में एजुकेशन हासिल करेंगे या इंग्लिश बच्चे पढ़ेंगे तो वो नॉन मुस्लिम हो जाएंगे, वो मुसलमान नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ ये था कि वो ये हासिल नहीं कर रहे थे, तो वो बहुत पीछे जाए जा रहे थे। तो ये कुछ इस तरह की कश्मकश में कुछ इस तरह की चीज़ें जो है, डबल माइंडेड चीज़ें जो थी वो मुसलमानों के लिए जो है वो काफ़ी परेशानी का बायस बनी हुई थी। उसके बाद आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सेक्टर वर डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, इन दैट सिचुएशन से सैयद में अब बात आएगी हमारे चैप्टर के टाइटल के ऊपर। ठीक है, जो हम बेसिकली इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहले हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया कि ऐसी क्या वजूहत थी कि सैयद अहमद खान को उठना पड़ा और उनको मुसलमानों को जो है वो जगाना पड़ा और उनको ये मुसलमानों को ये अवेयरनेस देना पड़ी कि आप लोगों को अपने लिए फ़ाइट करना होगा। आप लोगों को फ़ाइट नॉट इन अ सेंस ऑफ के वार की सेंस में आप फाइट करें, बल्कि कि आप एजुकेशन हासिल करके थ्रू एजुकेशन फ़ाइट करें। ठीक है, आप जो है एक थ्रू डायलॉग्स जो है वो फाइट करें। तो ये चीज़ें जो है सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को बताई। अब मुसलमानों की आप लोगों को मैंने पीछे पूरी कंडीशंस बताई कि क्या हुआ था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसमें तमाम इंडियंस शामिल थी, नेशन शामिल थी और ब्रिटिशर थे। अब ब्रिटिश जब जंग जीत गए तो हिंदू और दूसरी कम्युनिटी ब्रिटिश के साथ मिल गई। तो असल दुश्मन ब्रिटिश किसको कंसीडर करने लगे? मुसलमानों को कंसीडर करने लगे। और मुसलमानों को जब वो अपना असल दुश्मन कंसीडर करने लगे तो वो मुसलमानों के साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक करने लगे। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरह के मतलब उनको जॉब से निकाल दिया गया। और बाकी जब वो न्यू जॉब्स के लिए कोई ऐड देते होते थे तो वो ऐसी स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस लगाते होते थे, उस ऐड के लिए कंडीशन बताते होते थे कि मुसलमान अप्लाई नहीं कर सकते थे जॉब के लिए। दूसरी मैंने जो बात आपको बताई इसमें वो ये है कि मुसलमानों से उनकी तमाम लैंड जो थी वो छीन ली गई थी। ठीक है, और वो अगर किसी के पास कोई लैंड, मुस्लिम के पास लैंड थी भी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो लगा दिए गए थे। जो पहले न्यू टैक्सेस भी लगा दिए गए और जो पहले टैक्सेस माफ़ हुए थे वो भी उन पर लगा दिए गए। तीसरी जो बात की मैंने एजुकेशनल बैकवर्डनेस। आपको पता है अभी भी हमारे मुल्क में बहुत सारे मदारिस चल रहे हैं। एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस्लामिक एजुकेशन पे हम लोग हमेशा से, चूँकि इस्लामिक कंट्री है तो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लेकिन जब ब्रिटिश जीत गए और वो इंडिया में आए तो उन्होंने मुस्लिम बहुत सारे इंस्टीट्यूट को क्लोज़ करने पर मजबूर कर दिया। और जो कोई ओपन थे वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे उनको किसी किस्म की कोई जॉब्स जो है वो नहीं मिलती थी। और एट द एंड मैंने ये किया कि उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन, आपको पता है ये ऐसी बात नहीं है कि ब्रिटिश के आने से पहले जो है वो यहाँ के इंडियंस जो हैं वो एजुकेटेड नहीं थे या यहाँ उनको किसी किस्म की उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। उनकी थी लेकिन उनकी अपनी लैंग्वेज पे थी। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं, चाइनीज़ हैं, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में एजुकेशन हासिल करते हैं। जैसे चाइना है तो वहाँ के में जो लोग हैं वो चाइना अपनी ज़बान में ही एजुकेट करता है। अगर आप जर्मनी की बात करें तो वो भी अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप फ्रांस की बात करें तो वो भी अपनी फ्रेंच में करते हैं। तो हर मुल्क अपने जो लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंस देता है और अपनी ही लैंग्वेज में जो है वो एजुकेशन देता है। ठीक है, अब सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा ही था कि यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज
और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज थी, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मैक्सिमम एरियाज़ में जो है वो पर्शियन जो थी वो यूज़ होती थी। तो एजुकेशन सेक्टर में ये नहीं था कि इंडियंस जो थे वो पीछे थे, वो तो 1857 की जंग के बाद जब उन्होंने पर्शियन की जगह इंग्लिश को लागू किया तो मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उस वजह से मुस्लिम जो है वो एजुकेशन सेक्टर में जो है हिंदू से कम्युनिटी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए थे। तो फिर सर सैयद महां आए और सर सैयद महां ने जो है मुसलमानों को कहा कि अब जो है पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर के पास जा चुका है, अब मुस्लिम किसी तरह से भी ब्रिटिशर से कंट्रोल नहीं ले सकते, तो बेहतर यही है कि जो ब्रिटिशर ने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं मुस्लिम्स उन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करें। और फिर कुछ उन्होंने नेक्स्ट में बताऊंगी कि कुछ उन्होंने ब्रिटिशर के नाम पे भी कुछ लेटर्स वगैरह लिखे, ठीक है, कुछ रसाले लिखे, मैगजीन्स लिखे जिनमें उन्होंने ब्रिटिशर को कहा कि वो मुस्लिम्स के साथ जो है वो अच्छा ट्रीट करें, उनके साथ जो है वो उनके अपना लॉयल समझें, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर ख़त्म हो गया है, हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज हो गया, द कंडीशन ऑफ मुस्लिम आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मुसलमानों की हमने कंडीशन एक्सप्लेन की आपको, और उस कंडीशन के वजह रीज़न्स क्या थी, किसने उनकी ये कंडीशन की, ये तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं अभी आपको डायरी वर्क देने लगी हूँ। डायरी वर्क जो आपका है वो है ओके 1857। इसमें MCQs चैप्टर नंबर 2 है, इसमें MCQs हैं 1 to 10, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 to 10, और लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है डिस्कस रिलीजियस पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ एजुकेशन एंड रिलीजियस कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, ये चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका डायरी वर्क है, ठीक है जी बेटा। ये है आपका डायरी वर्क, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।